हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा खान। ओके। और मैं अपने चैनल पे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। उसी के सीरीज़ में ये पहला चैप्टर होगा जो है चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों की क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक को कवर करेंगे जो इंडिया के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है। उसमें पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और जिस तरह से मैं चीज़ों को समझा रही हूँ आपको समझ आए। अगर आपको समझ आता है तो आई विल कंटिन्यू विद द ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। ओके। और इफ़ यू विल लाइक दिस सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू माई नोट्स। सो स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, न्यू नेशन के लिए उस वक्त पे क्या चैलेंजेस थे। आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि 1945 या 47 की जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही थी। ठीक है। जैसे ये यहाँ पर बताते हैं कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो मिली थी 1947 के टाइम पे। और हम सब जानते हैं कि 1945 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है। 1945 टू 1961 क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत जो आपको बैकग्राउंड है वो थोड़ा याद रखना है ताकि आपको पता चले कि ये चैलेंजेस क्यों थे। अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, वो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए कहा जा रहा है। ठीक है। अभी देखो क्या बोलते हैं कि इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous Trust with Destiny speech that यू आर फेमिलियर विथ। अभी कहते हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 14-15 अगस्त के मिड नाइट को, तो उस वक्त जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक स्पेशल सेशन थी, एक स्पेशल सभा थी जिसको वो संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। ठीक है। तो उस सभा के अंदर, उस असेंबली के अंदर जो उन्होंने स्पीच दी वो बहुत फेमस स्पीच थी जिसको वो बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। राइट। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसे कहते हैं, क्योंकि ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये नोटिंग कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, ये सारा मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही एज इट एज उठाया है। तो जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने साथ अपनी बुक ओपन कर लें और साथ में आप देखें जहाँ जहाँ ये लाइन्स आ रही है उसको अंडरलाइन करते जाएं। या बाद में आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके इन्हीं नोट्स का शॉर्ट में अपने वर्ड्स में या शॉर्ट में जैसे भी आप समझ सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू अपने नोट्स बना लें। ठीक है। अदरवाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके। सो आगे देखते हैं। देयर वर two goals almost everyone agreed upon. One, that the after independence we shall run our country through the democratic movement. ओके। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप अपनी बुक में भी। सेकेंड, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड्स ऑफ ऑल। ठीक है। पर्टिकुलरली फॉर द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है। अब देखो ग्रुप, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब हमारी कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम ऑलमोस्ट जो सबके व्यूज़ होते थे वो अलग अलग होते थे। ठीक है। लेकिन 2 ऐसे गोल थे जिसके ऊपर सभी की सहमति थी, सब एग्री करते थे, सभी का कंसेंट था। वो पहला पॉइंट क्या था कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, हमारी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड ये क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है इट शुड बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, सभी के लिए काम करनी चाहिए, सभी के भलाई के लिए काम करनी चाहिए। और स्पेशली जो हमारी कंट्री के अंदर पुअर है या सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए काम करनी चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोगों के बीच में आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन करे। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए काम करे, सभी के भलाई के लिए काम करे। और पर्टिकुलरली जो पुअर है, जो थोड़े से सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप पर है, तो उनके लिए हमें ज़्यादा काम करना है। ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स हो गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट विल बी रन या शुड बी वर्क फॉर गुड ऑफ ऑल। राइट। अब देखते हैं आगे 3 चैलेंजेस। अब देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमें ये तो ज़रूर पता होना चाहिए
कि नेशन बिल्डिंग में इंडिया जब नेशन बन रहा था, जब नेशन बिल्डिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया के सामने कौन से 3 मेन चैलेंजेस थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या हो सकता है 2 मार्कर में पूछ ले, जस्ट आपको उसमें पॉइंट लिखना हो कि कौन से थीम थे, या एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो अब देखते हैं 3 चैलेंजेस। सबसे पहला देखिए क्या बताते हैं। फर्स्ट क्या बता रहे हैं, द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड। तो सबसे पहला था टू शेप दैट नेशन वॉज यूनाइटेड, मतलब जो यूनिटी थी, हमारे लिए यूनाइट नेशन बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना, कि मतलब जो हमारी कंट्री है उसका यूनिटी जो है बनी रहे, इंटीग्रेशन जो है वो बना रहे, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि इंडिया को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा रोल रहा था। अभी जैसा हम इंडिया देखते हैं, उस वक्त जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के टाइम पे, उस वक्त हमारा इंडिया ऐसा नहीं था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह प्रेजेंट थे जिसको हमने इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करवाया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन करके। तो जब हम आगे अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे तो वो तब हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझेंगे यहाँ पर कि पहला चैलेंज ये था कि शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइट, मतलब ऐसा नेशन बनाना है आपको जो यूनाइट हो, एक मत हो, एकता हो उनके अंदर, ठीक है, यट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आर सोसाइटी, और साथ के साथ वो डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करता हो, डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करता हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या पीपल की मेजॉरिटी का रूल हो, और जो डाइवर्सिटी, जो माइनॉरिटी लोग हैं, बाकी के लोग हैं, उनको वो अकोमोडेट ही ना करें, उनके साथ पावर को शेयर ही ना करें, उनको कुछ राइट्स ही ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंट्री होनी चाहिए वो यूनाइट होनी चाहिए, साथ के साथ वहाँ पर डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी के अंदर उसको अकोमोडेट करना चाहिए। इंडिया वॉज लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल साइज एंड द डाइवर्सिटी, इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो द डिफरेंट कल्चर एंड द रिलीजन। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अभी देखो यहाँ पर ये क्या बताते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी डाइवर्स सोसाइटी में अगर हम यूनाइट होने पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, हर कोई बोलेगा कि भाई हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन करना, यूनाइट होना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली उसी टाइम में हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान 2 नेशन बने पार्टीशन के बाद। तो पार्टीशन हुआ तो क्या, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ इंडिया का। पाकिस्तान क्या था, इंडिया का ही पार्ट था। तो इंडिया नहीं चाहता था कि दोबारा से कुछ वैसा हो, तो इसलिए जो पहला चैलेंज था इंडिया के लिए वो था यूनाइट रखना सभी को, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं हम। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। और ये जितना भी सोर्स है ये सारा का सारा मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, तो आप साथ के साथ इसको बुक में भी चेक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं लाइंस को, ठीक है। अब देखिए सेकंड चैलेंज ये क्या बताते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया कि नेशन को यूनाइट रखना है। सेकंड ये क्या बता रहे हैं, सेकंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अभी देखो जब हमने इंट्रो लिया था तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो 2 ऐसे गोल थे जिसके ऊपर सभी की सहमति थी। पहला था कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, सेकंड था कि डेवलपमेंट शुड बी फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये था। तो यहाँ पर भी सेकंड ये क्या बोल रहे हैं, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, मतलब वही है यार कि हमारी जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंस जब उनको मिलता है तो वो क्या था, कॉलोनियल मास्टर से उनको इंडिपेंडेंस मिला, तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। तो उनको चाहिए था कि भाई जो कंट्री है इट शुड बी डेमोक्रेटिक, ठीक है, नॉट ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी वो एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द फंडामेंटल राइट एंड द एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, राइट टू वोट दिया है सभी सिटीजन को। ये सारी जो राइट टू वोट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि भाई आपकी जो कंट्री है वो आप कह सकते हो एक फॉर्मल मैनर में आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है। एक कंट्री के डेमोक्रेटिक होने की निशानी, सिंबल जो होता है वो क्या होता है कि हर साल इलेक्शन हो रहे हैं, राइट टू वोट है सभी को, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो ये उस बेसिस पे कह रहे हैं कि हाँ आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है।
सेकंड देखो, सेकंड में ही इंडिया अडॉप्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि ये आप सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी होगी अच्छे से तो आप लोगों को पक्का पता होगा कि क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। अभी जितने भी लोग इसको देखेंगे वो नीचे बता सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज फीचर इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये क्या करता है, बेसिकली इसी के थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर आप इतना ज़्यादा चले जाएं कि आप अपनी कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही खराब कर दें। ठीक है, अभी भी देखते हो आप, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में कुछ भी होता है या कुछ भी ऐसे इश्यूज होते हैं तो अपोजिशन हमेशा उनको बोलते हैं कि आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क खराब कर रहे हो या आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंडिया का खराब कर रहे हो। तो इस तरीके के ब्लेम्स जो है लगाए जाते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन तो होना चाहिए बट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क खराब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। द चैलेंजेस वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चैलेंज क्या था, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, राइट टू वोट था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, फंडामेंटल राइट थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें डेवलप तो हो गई थी। ठीक है, बेसिकली हमें करना क्या था, हमारे लिए जो चैलेंजिंग टास्क था वो क्या था कि हमें इसको प्रैक्टिस में लाना था। ये सारी चीज़ें 1947 1950 के टाइम्स पे क्या थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, आपने रूल्स बना दिए, बट इनको प्रैक्टिस में लाना और विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर प्रैक्टिस करना वो एक चैलेंज था। राइट, आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि फर्स्ट चैलेंज था यूनाइट रखना कंट्री को, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। सेकंड है डेमोक्रेटिक रखना, और डेमोक्रेटिक इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिस। ओके, थर्ड देखते हैं। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेल बींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। ये वही वाला पॉइंट आ गया, ये देखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए ये हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, ये हमने पढ़ा था ना, स्पेशली पुअर और क्या था, डिसएडवांटेज ग्रुप। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट थर्ड वाला सेम सेम हो गया। थर्ड वाले में भी ये क्या बोल रहे हैं कि जो चैलेंज था वो क्या था, वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा थर्ड चैलेंज ये था कि एक तो हम डेवलपमेंट इंश्योर करें, लोगों का वेलबींग इंश्योर करें, और सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सभी के लिए वो सारी चीज़ें इंश्योर हो। ठीक है, और स्पेशली एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली ये पता है बार बार क्यों यहाँ पर फोकस डाल रहे हैं बार बार कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए और किसी एक सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन बन गया बट इंडिया एक हिंदू नेशन नहीं बना। इंडिया जो बना वो एक सेकुलर नेशन बना, और जब इंडिया सेकुलर नेशन बना तो उसमें ये कहा गया कि इंडिया सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। अब जब इंडिया सबको इक्वली ट्रीट करेगा तो इसमें ये भी बताया जाएगा कि इंडिया के सामने जो चैलेंज होगा वो क्या होगा कि डेवलपमेंट करना है सभी का। ठीक है, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी नॉट ओनली ऑफ द सम सेक्शन। ओके, अब देखो Constitution clearly laid down the principle of the equality and the special protection to the socially disadvantaged group। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दी है। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड द रिलीजियस एंड द कल्चरल कम्युनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, पुअरली ग्रुप है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो कल्चरल कम्युनिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको कैसे प्रोटेक्शन देना, उनको कैसे बाकी लोगों के इक्वल में लेकर आना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट द वेलफेयर गोल दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने साइड से तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर चीज़ें बता दी कि भाई सबको इक्वली कैसे लेकर आना है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका कैसे अपलिफ्टमेंट करना है, रिलीजियस माइनॉरिटी, कल्चरल कम्युनिटी, इनका कैसे अपलिफ्टमेंट करना है, ये तो हो गया। लेकिन साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो गवर्नमेंट है
उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उनका क्या गोल होगा, उनको अपनी पॉलिसी कौन से पॉइंट्स के ऊपर फ्रेम करनी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। और वो किसके अंदर बताया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन दी जा रही है कि जो एक स्टेट है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको अपने वेलफेयर गोल क्या रखने हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ को कैसे फ्रेम करनी है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को फ्रेम करनी है, पॉलिसी को फ्रेम करने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वेलफेयर करना, ठीक है। जैसे उसमें बोला है मैटरनिटी लीव देनी है, ठीक है ना, जो पेंशन है वो प्रोवाइड करनी है, जो ओल्ड एज है उनके लिए आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर चीज़ें बताई गई है। अब देखो, द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। और रियल चैलेंज उस टाइम पे भी क्या था कि भाई आपको इफेक्टिव डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और साथ के साथ आपको पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, या कम से कम तो कर ही सकते हो आप धीरे धीरे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला था कि भाई यूनाइट रखना है क्योंकि डाइवर्सिटी, लैंग्वेज वगैरह बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमने क्या देखा है, सेकंड में हमने देखा है डेमोक्रेसी होनी चाहिए। थर्ड में हमने देखा है डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर द इंटायर सोसाइटी, ठीक है, वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर द सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। और मैं अभी आपको बहुत कम ही डिलीवर करने वाली हूँ यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ओके। तो इसमें पार्टीशन का थोड़ा सा बस ये बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे पार्टीशन का जो प्रोसेस था वो क्या था, किस प्रिंसिपल के ऊपर पार्टीशन किया गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप कह सकते हो कि थोड़ा रिलेटिव रहने वाला है। पहले ये देखते हैं। On 14-15 August 1947, not one but the two nation state came into existence, India and the Pakistan। तो हम सब जानते हैं 1947 में सिर्फ इंडिया ही इंडिपेंडेंस नहीं लेता है, सिर्फ इंडिया ही इमर्ज नहीं होता है, एग्जिस्टेंस में टू नेशन आते हैं, पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। According to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but the two people। अब देखो ये टू नेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपसे ना 1 या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई ये टू नेशन थ्योरी थी क्या, ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें क्या बताते हैं, टू नेशन थ्योरी में क्या बता रहे हैं, टू नेशन थ्योरी एडवांस किसने की, मुस्लिम लीग ने। उनके जो लीडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। उनकी डिमांड थी कि भाई पाकिस्तान चाहिए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाथ पीछे था आप कह सकते हो, वो ब्रिटिशर्स का भी था, वो डिवाइड एंड रूल वाला गेम, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने एडवांस की टू नेशन थ्योरी को, और टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या था, इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट द टू पीपल। तो ये बोलते थे कि इंडिया जो है वो सिर्फ एक टाइप के लोगों का देश नहीं है, वहाँ पर दो टाइप के लोग रहते हैं, और वो दो कौन से लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर द पाकिस्तान। तो सिंपल सी बात है, टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि भाई इंडिया जो है वो दो टाइप के लोगों का देश है, हिंदू और मुस्लिम, और इंडिया में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, और मुस्लिम्स के लिए उनको अलग से पाकिस्तान चाहिए। टू नेशन थ्योरी मतलब दो अलग अलग देश होने चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान और हिंदूज़ के लिए इंडिया। अब ज़रूरी नहीं है हिंदूज़ के लिए इंडिया का मतलब हो गया कि इंडिया जो है हिंदू नेशन बन गया, नहीं, इंडिया अपने आप में एक सेकुलर नेशन था, क्योंकि आफ्टर द पार्टीशन 15 और द 16% ऑफ द मुस्लिम पीपल वर इन इंडिया, ओके। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।